नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 33 की। हर एक प्रश्न आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों, शिक्षक भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के 30 नंबर की क्लास है। उम्मीद है कि आप हर एक प्रैक्टिस सेट आसानी से देख पा रहे होंगे। अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद, और इस वीडियो को देखने के बाद इसके पिछले क्लासेस, पिछले प्रैक्टिस सेट देख आराम से आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33 का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची दी गई है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सूची दी गई है, ठीक है। रोग और प्रभावित अंग, पीलिया से रेबीज, एड्स दिया गया है और फाइलेरिया दिया गया है। और यहाँ पे प्रभावित अंग दिया गया है कि कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। नीचे कूट भाषा दिया गया है, ठीक है। कूट यहाँ पे दिया गया है कि ABCD में कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, जो पीलिया होता है, पीलिया रोग से यकृत प्रभावित होता है, सभी लोग जानते हैं। रेबीज से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। एड्स से क्या होता है? लिम्फ या लिम्फ जो ग्रंथ होता है वह प्रभावित होता है। और फाइलेरिया, सॉरी दोस्तों, लिम्फ से क्या, एड्स से क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र। एड्स से क्या होता है? आपका प्रतिरक्षी जो तंत्र होता है वह प्रभावित होता है। और फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होती है। यानी आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पीलिया से लीवर यानी यकृत, रेबीज तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, एड्स से प्रतिरक्षी तंत्र जिसे हम इम्यून से ठीक है, इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और फाइलेरिया लिम्फ ग्रंथि, ठीक है, किससे हो गया? लिम्फ ग्रंथ से आपका प्रभावित होती है। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अपने बच्चों के संबंधी बच्चों से बोलते होंगे पर्यावरण से संबंधित। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना हो तो प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? भावात्मक क्षेत्र का, संज्ञानात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना है तो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए भावात्मक क्षेत्र में, प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न आपके NCERT बेस्ड है, क्योंकि आपको पता है इस बार NCERT के पैटर्न पर आपका जो हर एक प्रश्न बनना है, तो सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषानुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, जल संग्रहण के संबंधित आपका कुछ युग्म दिया गया है, तो क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन नहीं? देखिए, बिहार का आहार बोला जाता है, राजस्थान को खादीन संबंधित है, कर्नाटक का कांदी हो गया, तमिलनाडु का एरिस्ट। तो कर्नाटक का कांदी जो दिया गया है, कांदी देखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का एक म्यूनिसिपल क्षेत्र है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग नाम सुना होगा, स्मॉग या धुंध जो धुआं बोलते हैं, जिसे बनता है, किससे बनता है? कोहरा जिसे बोलते हैं, ठीक है। कोहरा आप लोग बोलते होंगे घरों में, ठीक है। किससे बनता है? वाष्प के संघनन से, धुएं तथा कोहरे से, कोहरा तथा NO2 से, नाइट्रस ऑक्साइड से, या धुएं या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो स्मॉग जो धुआं बनता है वह है धुएं तथा कोहरे से बनता है, ठीक है। जब कोहरे का संपर्क कारखानों की चिमनियों से निकले गंधक से हो जाता है, धुओं से, तो वह कोहरा जहरीला एवं जानलेवा होता है, ठीक है दोस्तों। और आपके जो है इस तरह के जहरीले जो होते हैं, इस तरह के जहरीले कोहरे को धूम कोहरा या स्मॉग कहते हैं, ठीक है। जो जहरीला कोहरा हो जाता है चिमनियों के धुआं से, जो गंधक होता है उससे मिलकर, ठीक है, धूम कोहरा का निर्माण करता है, जिसे स्मॉग बोलते हैं। यह काला कोहरा कहते हैं इसे। स्मॉग वायु प्रदूषण की अवस्था है जो धुएं एवं कोहरे से निर्मित होती है। इस अवस्था में जो है दृश्यता कम हो जाती है, यानी दिखाई कम देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ भी सुमेलित करना है आपको। स्तंभ पहला में जीव, सेकंड स्तंभ में संग्रहण दिया है,
ठीक है, कौन से जीव का किसमें संग्रहण किया जाता है, मछली का किसमें किया जाता है, केचुए को, तितली को, शाक को किसमें किया जाता है। ठीक है, नीचे आपका कूटनीतिक भाषा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं क्या होने वाला है। देखिए मछली को कहाँ रखा जाता है, तो सभी लोग आपने जानते होंगे एक्वेरियम में मछली को रखा जाता है। केचुए को किस में रखा जाता है, टेरेरियम में रखा जाता है। और तितली को वाइवेरियम में रखा जाता है। तितली कहाँ उड़ती है भैया, वायु में उड़ती है। तितली कहाँ उड़ती है, वायु में उड़ती है, तो वाइवेरियम, ये आपको टिक याद रखना है। ठीक है, मछली एक्वेरियम हो जाएगा, केचुआ टेरिरियम हो जाएगा, तितली वाइवेरियम हो जाएगा, शाक क्या हो जाएगा, हार्वेरियम हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। मेरे सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है, और इस बार भैया सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करना है, तो हर एक प्रैक्टिस सेट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 में 30 लाना है, तो दोस्तों हर एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों जो सागरीय खरपतवार होता है वह महत्वपूर्ण किसका स्रोत माना जाता है, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, आयोडीन का या लोहा यानी कि आयरन Fe का, किसका माना जाता है। सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण जो स्रोत माना जाता है वह आयोडीन का माना जाता है। सागरीय खरपतवार आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं, क्योंकि देखिए सागरीय यानी कि समुद्री खरपतवार के अंतर्गत शैवाल यानी कि, ठीक है, शैवाल आता है, और आपके लेमिनेरिया शैवाल का प्रमुख आयोडीन बनाने में किया जाता है। तो आयोडीन बनाने में कौन सा शैवाल का प्रयोग किया जाता है, लेमिनेरिया, ये आपको नाम याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का पक्षी है, यानी मोनाल एक ऐसा पक्षी है जो 2 राज्यों का क्या है, राजकीय पक्षी है। ठीक है, मोनाल ये आपको याद रखना है। तो मोनाल उत्तराखंड का भी राजकीय पक्षी है, इसके अलावा किसका है, जम्मू कश्मीर का है, अरुणाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का या मेघालय का। तो मोनाल जो है उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज पक्षी है, तो यह हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, मोनाल को हिमाली मोनाल भी कहा जाता है। नेपाल तथा उत्तराखंड में इसे डॉफे के नाम से जाना जाता है। मोनाल पक्षी उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय क्या है, पक्षी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है। जो ओजोन परत होती है उसको मोटाई नापने की एक इकाई यूनिट बनाई गई, उस यूनिट का क्या नाम है, डॉप्सन यूनिट है, डेसिबल यूनिट है, पास्कल है या वेबर है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं ओजोन की परत है होती है जिसको मोटाई होती है, उसके नापने के लिए जो यूनिट है वह डॉप्सन है यूनिट है, डॉप्सन की इकाई है। ठीक है, ओजोन यानी O3 एक विषैली गैस है जिसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर होता है, इसीलिए ऑक्सीजन को O3 यहाँ पे लिखते हैं। और ओजोन गैस की परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। बहुत बार प्रश्न आता है कि ओजोन परत जो है, ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण जो किरण होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको रोकती है। और ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई आपकी डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी करना, पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, या वन प्राणियों का संरक्षण, या चारागाहों का विकास। तो सामाजिक वानिकी जो संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह है पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। तो राइट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक और चीज देख लेते हैं दोस्तों। सामाजिक वानिकी से अर्थ खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्ष लगाने से है। पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि हो। सामाजिक वानिकी की शुरुआत सन 1976 ईस्वी में की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आप बोलेंगे सन भी लगा दिए, ईस्वी भी लगा दिए, तो दोनों चीज नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1976 ईस्वी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था, मानमती, रैणी गांव, थिरपाक या हाट गांव। तो सभी लोग जानते हैं रैणी गांव, यह प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैणी गांव से शुरू किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब आप ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं
तो जैव विविधता क्या होती है, घटती है या बढ़ती है या स्थिर रहती है। देखिए मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा समझ में। देखिए जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगा तो जैव विविधता क्या होगी, जैव विविधता भी बढ़ेगी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है आपकी दोस्तों किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पादपों की प्रजाति की एक बहुलता को जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने से जलवायु में अंतर आएगा, तो जलवायु में अंतर होने के कारण जैव विविधता भी बढ़ती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। राष्ट्रीय पारिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तीसरी से पांचवी, पहली से दूसरी, छठी से आठवीं, नौवीं से 10वीं। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो वह तीसरी से पांचवी कक्षा के स्थान पर समूह पे स्थान दिया गया है, तो तीसरी से पांचवी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं? यानी हमारे देश में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आप लोग देखते होंगे न्यूज़ वगैरह कि अधिकतम भूस्खलन घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं? हिमालय में, उत्तर पूर्वी पहाड़ में, पश्चिमी घाट व नीलगिरी में, या आपके उत्तरी घाट में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन घटनाएं होती रहती हैं? तो ये दोस्तों हिमालय में होती रहती हैं। ठीक है, भारत के हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं जो अधिकतम होती रहती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बोलते हैं, हल्दी का पाउडर कुरकुमिन येलो बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड, या कंट्राकसीय भूमि अपरदन बोला जाता है। तो कौन सा देखिए सुमेलित, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए कंटूर कृषि विधि से भूमि अपरदन की क्रिया नहीं होती है। कंटूर कृषि यहाँ पे भूमि अपरदन से नहीं होती है। कंटूर कृषि जो है विधि, यह भूमि अपरदन की क्रिया नहीं है। कंटूर कृषि विधि जो है क्यारियां बनाकर खेती की जाती है जो मृदा अपरदन को रोकती है। तो कंटर जो कृषि है, कंटूर कृषि है, ये क्यारियां बनाकर बनाई जाती हैं, ये भूमि अपरदन को रोकती है। तो ये आपका देखिए गलत दिया गया है। मागी प्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बोलते हैं। ठीक है, प्रियान नहीं है, फ्रियान है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, फ्रियान। और इसके बाद जो दिया गया है हल्दी का पाउडर तो कुरकुमिन येलो बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस सभी लोग जानते हैं CO2 बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 15 प्रश्न, अभी तक आपने 14 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। वीडियो को अंत तक देखिए, 30 प्रश्न अटेंड करके जाइए और आज की क्लास में देखिए कि 30 में से आप लोगों का आज का स्कोर कितना जा रहा है। सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। कितने कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है? तो सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में कितने कैलोरी जो है ऊर्जा अवमुक्त होती है? 673, 573, 28, 746। तो 73 में गेम है। कौन सा ऑप्शन गेम में सही आएगा, कौन सा यहाँ पे सही आ रहा है? तो राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा कितने दोस्तों, 28 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है। सजीवों में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया के लगभग 28 किलो कैलोरी, तो राइट ऑप्शन आपका 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। जो भूकंप की तरंगे होती हैं उन तरंगे जो हैं किनको निरूपित करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को, सिस्मोग्राफ को, ट्रामोग्राफ को, या पॉलीग्राफ को? तो सभी लोग जानते हैं कि भूकंप की जो तरंगे होती हैं वह सिस्मोग्राफ को निरूपित करती हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसके लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भूकंपी तरंगों को नापने के लिए। और सिस्मोग्राफ यंत्र में प्रयुक्त रिएक्टर पैमाना जो है भूकंप की तीव्रता उससे मापी जाती है। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। किसकी संकल्पना है? यह धनात्मक संकल्पना है, ऋणात्मक संकल्पना है, संज्ञानात्मक संकल्पना है, या इनमें से सभी? तो मानव पर्यावरण का जो संबंध है दोस्तों एक किसकी संकल्पना है? तो यह एक धनात्मक संकल्पना है। कैसे, आइए समझते हैं। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है, सभी लोग जानते हैं। मानव पर्यावरण मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है। अर्थात मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण भाग तथा घटक होता है,
तो दूसरी तरफ वह क्या है, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक यानी फैक्टर भी है। मानव पर्यावरण संबंध का एक इसीलिए धनात्मक यानी पॉजिटिव कंसेप्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या यहाँ पर दिया गया है। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों होते हैं? बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, आप सभी को नमन है, जय हिंद दोस्तों। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आ चुका है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी जो होती है सदैव हरे पादप ही होते हैं, क्यों? रीजन क्या है? विकास वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल यानी कि CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में जब हम देखते हैं तो प्रथम कड़ी जो सदैव हरे पादप होते हैं उसका कारण है कि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था दोस्तों? 1972 में, 1973 में, 1974 में या 1969 में? तो जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया था? तो आपके 1974 में बना था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। ये जो कथन है ग्रेड C का अर्थ क्या है? ग्रेड C का अर्थ है कि थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, शुद्ध जल या औसत दर्जे का प्रदूषित जल या अधिक प्रदूषित जल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेड C मतलब औसत दर्जे का प्रदूषित जल, औसत जो दर्जा है उसके अनुसार जो है कम से कम C ग्रेड तो आपका जल हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बाढ़ से समुद्रभिद्ध पौधे मर जाते हैं, क्यों? अब आपको यह प्रश्न आता होगा, समुद्रभिद्ध पौधे जो होते हैं तो जल में ही रहते हैं, ये पानी के ही पौधे हैं, तो बाढ़ से क्यों मर जाते हैं भैया, इनकी मृत्यु क्यों हो जाती है? तो दोस्तों मूल में श्वसन रुक जाता है, इसके कारण यह पौधे का कोशिका रस पतला हो जाता है, इसके कारण यह पौधे का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, इसके कारण या पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं, इसलिए। तो आप लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, इसका जवाब दीजिएगा कि बाढ़ में समुद्रभिद्ध जो पौधे हैं वह मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं भैया? क्योंकि पौधे जो होती हैं, पौधे का जो है कोशिका रस क्या होता है, सांद्र हो जाता है। ठीक है, बाढ़ में समुद्रभिद्ध जो पौधे होते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि पौधों का कोशिका रस जो होता है सांद्र हो जाता है बाढ़ की वजह से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? भालू के लिए है, बाघ के लिए है, एक सींग वाले गैंडे के लिए है, या हुंगल के लिए है? तो सभी लोग जानते होंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपके असम राज्य में है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1983 में, 73 में, 86 में, 1993 में? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो 1986 में बना था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 5 जून पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून यानी 1972 को वैश्विक स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस तिथि को पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करने का प्रथम वैश्विक सम्मेलन आपके स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे सभी मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जायसवाल सर को सपोर्ट करने के लिए, शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों शिक्षा में ज्ञान देती है, अंधकार से दूर करती है, प्रकाशमय बनाती है, और सिलेक्शन की ओर जाना है तो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता या ये सभी? तो ह्यूमस जो निर्माण होता है दोस्तों उसमें सहायक होता है आपका कौन? ये सभी सहायक होते हैं, क्योंकि कृषि के संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को क्या है, मस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है,
और कृत्रिम कंपोस्ट खाद व वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट खाद को भी बामस कहते हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब डीडीटी की बात हो रही भैया। डीडीटी आपने नाम सुना होगा। जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, खरपतवार निवारक है, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है या एंटीबायोटिक है। तो डीडीटी क्या है दोस्तों? यह एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। क्या है डीडीटी? डाइक्लोरो, डी से क्या हो गया? डाइक्लोरो, फिर डी से डाइफिनाल और टी से क्या होगा? ट्राइक्लोरोएथेन। यह एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टिस को, जेट्रोफा को, नीम को या ओक वृक्ष को? तो ओक वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। ये लगभग पेड़ से लगभग 30 गुना नीचे गहराई पर इसकी जड़ें होती हैं। जेट्रोफा से सभी लोग जानते हैं बायोडीजल ये पौधा है। नीम एक चमत्कारी है, औषधि वाला पौधा है, औषधि गुण से संपन्न है। तो बचता है यूकेलिप्टिस। तो किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टिस को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, सभी लोग जानते हैं दोस्तों। समताप मंडल में आपका कौन सा होता है भैया? ओजोन परत पाई जाती है। और यहाँ पे पूछा गया सबसे निचली परत, तो सभी लोग जानते हैं क्षोभ मंडल होता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक है। और आपके सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में ही प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, वर्षा, ये सभी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में ही होती हैं, सबसे निचली परत में ही होती हैं। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? तो सभी लोग जानते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इन दोनों में सांद्रण में वृद्धि के कारण ही अम्लीय वर्षा का जिम्मेदार है। क्या है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आपस में क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं HNO3 तथा सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 का निर्माण करते हैं, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? सुवेद जीव सम्मिलित हैं, विलुप्त हो रहे जीव हैं या आपत्तिग्रस्त जीव हैं, या ये सभी जीवों को सम्मिलित किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं एक रेड डाटा बुक बनाया गया है जिसमें विलुप्त हो रहे जीवों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। और यह रेड डाटा बुक कौन बनाता है भैया? तो यह IUCN द्वारा, ठीक है, IUCN द्वारा 1964 में यह जारी किया गया था। 30 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? मृदा अपरदन होता है, मृदा प्रदूषण होता है, ताप प्रदूषण होता है, या जलवायु परिवर्तन होता है। तो अत्यधिक चारण से अगर कोई चारा है, ठीक है, धरती पर अत्यधिक चारण हो जाए, बहुत ज़्यादा चल जाए, तो उसका क्या परिणाम होता है? तो अत्यधिक चारण से परिणाम होता है मृदा का अपरदन। क्या है? अत्यधिक चारण के परिणाम क्या है? स्वरूप मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। आप लोगों को कैसा लगा भैया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हर एक भाई बहन, हर एक शिक्षक बंधु जिसका सपना है शिक्षक बनना, दोस्तों दिल से एक बार वीडियो को लाइक जरूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट करें अपने शिक्षक को। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लाइफ में एक पेड़ अवश्य लगाइए। पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए। पर्यावरण की सुरक्षा यानी हमारी सुरक्षा, हमारे फैमिली परिवार की सुरक्षा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद दोस्तों।